हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक समाज का बोध। आज हमारा यहां पर अध्याय दूसरा है। यहां पर हम ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था को यहां पर जानेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है और क्या क्या डिस्कस करना है। बात करें आज के चैप्टर की, तो देखिए आप लोग हम में से सब लोग यही जानते हैं कि परिवर्तन जो है संसार का नियम है। ये बात ये उक्ति जो है हमने बचपन से ही सुनी हुई है कि कोई भी चीज़ जो है वो जड़वत नहीं रहती है, परिवर्तनशील रहती है। यानी हम भी हैं, यानी मानव भी है, मानव का अस्तित्व आज है कल नहीं रहेगा। यानी कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी होगी। कोई भी पदार्थ, भौतिक हो अभौतिक हो, यहाँ पर कोई भी पदार्थ जो मौजूद है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। उन सभी के जीवन काल में, उन सभी के जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। तो यहाँ पर परिवर्तन, ऐसा ही परिवर्तन जो है आपके समाज में भी, ये समाज का एक अपरिवर्तनीय पक्ष है। समाज में भी, हर समाज में परिवर्तन देखे जाते हैं और इसको हम बदल नहीं सकते हैं। समाज में परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों को हम बदल नहीं सकते हैं। आप अगर परिवर्तनों की बात करें तो समाज शास्त्र का उद्भव भी इन परिवर्तनों के फलस्वरूप ही हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि 17वीं और 19वीं सदी के मध्य में जो पश्चिमी यूरोपीय समाज में तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है, उसके अध्ययन को करने के, उसको जानने के लिए, यानी इन समाजों के अध्ययन को करने के लिए इस समाज शास्त्र का यहाँ पर उदय हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई समाज शास्त्र का जो उदय हुआ है वास्तव में वो भी एक परिवर्तन को जांचने के लिए, एक परिवर्तन को समझने के लिए उदय हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर कि सामाजिक परिवर्तन जो है आधुनिक जीवन का एक आम तथा चिर परिचित सत्य है। यानी कि परिवर्तन तो होना ही होना है, आप इसे बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पर यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव जाति जो आपकी है, यहाँ पर ये पृथ्वी पर इसका अस्तित्व जो है लगभग 5 लाख वर्षों से है। लेकिन इसका जो सभ्यता का अस्तित्व आया है वो 6000 वर्षों से माना जाता है। सभ्यता का मतलब क्या हुआ? सभ्यता का मतलब ये हुआ नगरीकरण है। यानी इसने जो अपनी बस्तियां वगैरह बनाई हैं, बस्तियां बनाकर, अपने घर वगैरह बनाकर जो पूरी व्यवस्था बनाई है उसे सभ्यता कहते हैं। वैसे तो कृषि का विकास आज से लगभग 12,000 साल पहले माना गया है। 12,000 साल पहले आप देखेंगे, 12,000 साल पहले जो मनुष्य है वो नवपाषाण काल में प्रवेश कर गया था और उसने अपने आप को डेवलप कर लिया था और धीरे धीरे कृषि के विकास में लगा हुआ था। लेकिन उसकी जो अपनी सभ्यता वगैरह है, नगरीकरण वगैरह है, वो आज से 6000 वर्ष पहले उसके ये प्रमाण देखने को हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो परिवर्तन आप देखेंगे, मानव का यहाँ पे अस्तित्व देख रहे हैं कि 5 लाख साल से तो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर अस्तित्व है। लेकिन इसके सभ्यता वाले स्वरूप कितना है? 6000 साल है। और इन सब में अगर आप देखेंगे जो सभ्य माने जाने वाले जो वर्ष हैं, इनमें आपके अभी के जो 400 वर्ष हैं, अभी के 400 वर्ष का मतलब क्या है? यानी आज से पहले के आप उठा लें, यानी सन 1700 के बाद का जो समय पूरा है लगभग, तो वो पूरा समय परिवर्तन वाला है और जहाँ पर तीव्र गति से हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया है कि आप पिछले वर्षों में जो आपके यहाँ तीव्र गति से परिवर्तन हुए हैं उनको अगर आप देखें, जिस गति से परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 100 वर्षों का अध्ययन हम करते हैं। 100 वर्षों का मान के चलते हैं, 1900 से लेकर सन 1999 तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली यहाँ पर लिख ले रहे हैं फिगर को, इससे कि समझने में आसानी हो। तो यहाँ समझाया गया है कि भाई पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक परिवर्तन प्रथम 50 वर्षों की तुलना में अंतिम 50 वर्षों में हुए। यानी कहने का मतलब क्या है? 1900 से लेकर यहाँ पर 1949 तक ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिले हैं, लेकिन 1951 के बाद और 99 तक हमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और इनमें भी 51 से 99 वाले समय में भी जो 50 वर्ष के पहले 30 वर्षों की तुलना में जो इसके 20 वर्ष हैं, यानी 20 वर्ष का मतलब क्या है? 81 से लेकर जो 99 का समय है, 81 से लेकर जो 99 वाला समय है, इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले हैं हमें। यानी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर औद्योगिकरण अपने चरम पर था, तीव्र गति से औद्योगिकरण हो रहा था, तो समाज में लगातार परिवर्तन देखने को हमें मिले हैं। तो आई होप आप इस रफली फिगर से समझ गए होंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया गया है, मनुष्य के इतिहास का परिवर्तित चक्र यहाँ पर भी बताया गया है। यहाँ भी बताया गया कि पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व जो है 50 लाख वर्षों से है। यहाँ पर ऊपर 5 लाख कहा गया है, यहाँ पर नीचे 50 लाख कह दिया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 5 लाख कहा गया है, यहाँ पर नीचे इन्होंने जो है 50 लाख कह दिया है। गड़बड़ है, यहाँ पर 50 लाख नहीं है, 5 लाख वर्षों से है। यहाँ पर स्थायी जीवन की अगर हम बुनियादी आवश्यकता की कृषि देखें तो कृषि का उद्भव 12,000 साल पहले के हमें प्रमाण मिलते हैं। लेकिन वहीं सभ्यता वाले प्रमाण, जैसा कि मैंने बताया था कि कृषि में सभ्यता में अंतर। सभ्यता का मतलब ये है हमने अपनी नगरीय बस्तियों की स्थापना की है, अपनी एक सुसज्जित कल्चर को हमने यहाँ बनाया है, रहन सहन के प्रारूप को बनाया है। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह की जो खुदाइयाँ हुई हैं और जहाँ पर उनको अवशेष आपको देखने को मिले, वो सभ्यता की निशानी है। तो आपके सभ्यता, मानव के सभ्यता के अवशेष जो है 6000 वर्ष से पुराने नहीं हैं। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया गया है। यहाँ पर आपके पूरे दिन के 24 घंटे का एग्जाम्पल दिया गया है।
यहाँ पर माना गया है कि अगर हम मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को एक दिन मान लें, यानी एक अर्धरात्रि से लेकर अगली अर्धरात्रि तक का समय है, तो यहाँ पर क्या है, यानी एक अर्धरात्रि का मतलब क्या है। देखिए मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल फिगर ले रहा हूँ। प्रैक्टिकल फिगर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा किसी भी दिन की स्टार्टिंग कैसे होती है, मध्य रात्रि से ही तो होती है। रात के जो 12 बजते हैं, रात को जो 12 बजे का बिल्कुल समय हो जाता है, यहाँ पर 00 जो काउंटिंग चलती है आपने देखा होगा, तो 00 करके जो काउंटिंग चलती है, यानी कि ये आपका दिन की स्टार्टिंग होती है। और दिन की स्टार्टिंग में जो दिन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव कब आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, मैं 11 ना लिखकर यहाँ पर जो 24 घंटे वाला साइकिल है उसमें लिखकर बता रहा हूँ, यानी 23:56, यानी 23वां घंटा और 23वें घंटे में 56वें मिनट में यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर बताया गया ये 23 कृषि का जो उद्भव हुआ है वो इतने पर हुआ है। अगर समय के हिसाब से कंपेयर करें हम एक एग्जांपल लेकर, तो कृषि का उद्भव इस समय पर हुआ है। वहीं यहाँ पे कृषि के बाद जो सभ्यता का उद्भव है वो इतने पर हुआ है, 2357 पर हुआ है। और वहीं आधुनिक समाजों का उद्भव जो हुआ है वो 2359 पर हुआ है, यानी 2359। और इसमें भी जो लास्ट के 30 सेकंड है, 59 में भी जो लास्ट के 30 सेकंड है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मनुष्य में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है जितना कि इससे पूरे जो काल में नहीं हुआ होगा। यानी इनका कहने का मतलब ये है, इस 2359 के भी हाफ यानी 1 मिनट के आधे से 30 सेकंडों में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है जितना कि पूरे जो आप देखेंगे 24 घंटे के काल में नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि परिवर्तन जो है अभी आपके वर्तमान समाज में कितनी तीव्र गति से हुए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जो परिवर्तन है इनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ऑब्वियस सी बात है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा तो वो समाज पर भी परिवर्तन वो हमें दृष्टिगोचर होगा। तो सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है और इसका प्रयोग हम किसी भी परिवर्तन के लिए हम कर सकते हैं जो अन्य अवधारणा के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी सामाजिक परिवर्तन जो है हम इसे जो कोई डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक्यूरेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि भाई ये परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन होगा। समाज का मतलब क्या है, सब कुछ जो कुछ आप इर्द गिर्द देख रहे हैं सब कुछ इसमें आ रहा है, समाज में ही आ रहा है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है और इसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है और इसे हम अन्य अवधारणा के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर समाजशास्त्रियों को इसका एक व्यापक अर्थ निकालने के लिए, यानी एक विस्तृत अर्थ निकालने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ा है, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है, काफ़ी सारे यहाँ पर मूल्यांकन करने पड़े हैं, विश्लेषण करने पड़े हैं, तब जाकर यहाँ पर इसके पहुँच पाए हैं। यहाँ पर बताया गया है, यानी अगर आप बुनियादी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन को यानी बुनियादी स्तर पर जो सामाजिक परिवर्तन है ये इंगित करता है, ये उन परिवर्तनों को इंगित करता है परिवर्तन जो किसी वस्तु या परिस्थिति की मूलाधार संरचना को समयावधि में बदल दें। ये गिडेंस का कथन है, यानी कि बुनियादी स्तर पर जो सामाजिक परिवर्तन है ये किसको इंगित करता है, उन परिवर्तनों को जो किसी वस्तु की या फिर किसी सिचुएशन या परिस्थिति की जो मूलाधार संरचना है इसको समय में बदल दें, तो वास्तव में इसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में जानते हैं। ये गिडेंस का कथन है, आप लिख लेना इसे। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर बताया गया कि सामाजिक परिवर्तन कुछ अथवा सभी परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं करते। कुछ का मतलब क्या है, यहाँ पर जो माइनर हैं यानी बहुत बुनियादी तौर पर जो बहुत छोटे परिवर्तन उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पर वो परिवर्तन शामिल किए जाते हैं जिनका प्रभाव बड़े पैमाने पर आपके समाज में देखने को मिलता है, यानी कि जिनका प्रभाव हमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उन परिवर्तनों को यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर बताया गया परिवर्तन का बड़ा होना मात्र इस बात से नहीं मापा जा सकता है कितना परिवर्तन है, यहाँ पर उसे इस बात से माना जाता है कि उसका प्रभाव समाज पर कितना है, क्योंकि सामाजिक दायरे में हम यहाँ पर समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तनों को आंक रहे हैं, ना कि उन परिवर्तनों को जो माइनर रूप से हो उनको नहीं आंक रहे हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वास्तव में समाज में कितना चेंज आया। ठीक है, यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिख लेना कि सामाजिक परिवर्तन के पैमाने से समाज के कितने बड़े भाग को उसने प्रभावित किया ये यहाँ पर नापा जाता है। ठीक है, ये आप लिख लेना। ये परिवर्तन जो है यहाँ पर बताया गया, परिवर्तन दोनों सीमित या विस्तृत समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला होना चाहिए ताकि वह सामाजिक परिवर्तन के योग्य हो सके। ये यहाँ पर आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। यानी कि यहाँ पर मूलतः जो फोकस किया गया है, फोकस यानी कि यहाँ पर आपने ऊपर ये देख लिया लाइन कि सभी तरह के परिवर्तन तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनर परिवर्तन जो हो रहे हैं समाज में वो काउंट नहीं होते हैं। यानी परिवर्तन हम इस आधार पर नहीं देखते हैं कि भाई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये नहीं, हम यहाँ इस आधार पर देखते हैं उसका समाज में कितना बड़ा असर पड़ा है, उसका समाज में कितना बड़ा जो असर हुआ है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपने यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर प्राकृतिक आधार पर देखें, यानी कि प्राकृतिक आधार पर या समाज पर इसके प्रभाव के आधार पर, इसकी गति के आधार पर इसका वर्गीकरण हमने किया जाता है। यानी हमने यहाँ पर जो परिवर्तन हुए हैं परिवर्तनों का हमने वर्गीकरण किया है, प्रकृति के आधार पर किया है या फिर समाज पर इसका जो प्रभाव पड़ा है इसके आधार पर किया है।
यहाँ पर ये जो परिवर्तन है वास्तव में इन्हें इवोल्यूशन नाम दिया गया है, यानी कि जो डार्विनवाद वाला कथन है इवोल्यूशन, उद्विकास, इसे उद्विकास का नाम दिया गया है। यानी ऐसे परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया गया है जो काफी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है। यानी धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहे हैं समाज में उन्हें उद्विकास का नाम दिया गया है, इवोल्यूशन का नाम दिया गया है। आपने इवोल्यूशन के बारे में शब्द पढ़ा होगा बायोलॉजी में, तो इन्हें इवोल्यूशन का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द जो है ये प्राणी शास्त्री जो है चार्ल्स डार्विन, इनके द्वारा दिया गया है, पूरा लिख लेना आप। इन्होंने यहाँ पर बताया था कैसे जो जीवित प्राणी हैं अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को जो आगे लेकर जाते हैं। अब डार्विन का ही सिद्धांत आपको पता होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। जो प्रजाति सबसे ज़्यादा संघर्ष करती है, सबसे ज़्यादा अपने आप को नई नई परिस्थितियों में ढाल लेती है, वो वास्तव में जीवित रहती है। और जो प्रजातियां अपने आप को जीवन के अनुसार ढाल नहीं पाती हैं, यानी पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल नहीं पाती हैं, उसका अनुसरण नहीं कर पाती हैं, तो वो प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। डार्विनवाद के बारे में आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा डिटेल में। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि भाई योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार पर यहाँ पे बल दिया गया है। केवल वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने को पर्यावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं, या फिर जो प्रजातियां अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, धीरे धीरे या फिर लंबे समय में वो नष्ट हो जाती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि डार्विन ने जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो बताई है कि पहले मनुष्य कहाँ से निकला है, जो समुद्र के जो जीव हैं जैसे मछली वगैरह, इसके बाद जो है बाद में भूमि पर रहने वाले स्तनपाई हैं, इसमें स्तनपाई के रूप में विकास हुआ है। स्तनपाई से बाद में इन्होंने इसकी उच्चतम अवस्था बंदर या गोरिल्ला वाली अवस्था प्राप्त की है, और इनके भी फिर विभिन्न प्रकार से बाद में होमोसैपियंस का निर्माण हुआ है। हम इतना यहाँ पे बायोलॉजी की यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें केवल जो मूल अर्थ चाहिए था वो हमें मूल अर्थ मिल गया कि यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है डार्विन का, वो यहाँ पर भी लागू होता है, समाज में भी लागू होता है। अब वो लागू कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे, यानी हम इतना डिटेल में बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, पूरा डार्विनवाद का सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू था वो हमने पढ़ लिया। जो डार्विनवाद का सिद्धांत है वो आपके समाजशास्त्रियों ने भी इसको अपनाया है। कैसे अपनाया है वो हम देखेंगे। यानी कि डार्विन का सिद्धांत वास्तव में जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं इनको दर्शा रहा है, और सामाजिक विश्व में भी इन्हें जो है सोशल डार्विनिज्म के नाम से यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। यानी कि यहाँ पर ये अनुकूली परिवर्तन को महत्ता देता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि समाज में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो व्यक्ति समाज में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अपने आप को खुद भी चेंज करते हैं। यानी आपने भी देखा होगा, आप भी समझ रहे होंगे, जैसे आज के समय में एंड्रॉयड फ़ोन का बोलबाला है। अब आपने देखा होगा हमारे जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, पहले उन्हें आदत नहीं थी एंड्रॉयड फ़ोन की, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अभ्यास में देखा कि भाई अब हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहा है, तो हम भी करें। मेरे घर में भी हुआ, शायद आपके घर में भी हुआ होगा, आपके पेरेंट्स ने भी जो है एंड्रॉयड फ़ोन बहुत बाद में, आपने एंड्रॉयड फ़ोन आज से 4-5 साल पहले यूज करने लगे होंगे, लेकिन वो लोग अब आकर यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब भी कोई परिवर्तन समाज में हमें देखने को मिलता है, हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। अगर आप ढाल नहीं पाएंगे तो यकीन मानिए आप परिवर्तन की दौड़ से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, मॉडर्न एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर भी ये डार्विन वाला सिद्धांत यहाँ पर भी बार बार कहा गया, अनुकूली परिवर्तन पर महत्ता पर बल दिया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बचे रहेंगे, और आप परिवर्तित नहीं कर पाते हैं तो आपका नाश होना यहाँ पे तय है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लेना, चौथा पॉइंट, कि डार्विन का सिद्धांत जो है वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है, और इसे शीघ्र ही सामाजिक विश्व में स्वीकृत किया गया, और इसे हम सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना गया। यानी कि यह सिद्धांत किस पर बल देता है, ये अनुकूली परिवर्तन की महत्ता पर इसमें बल देता है। एक और सिद्धांत है जो आपके उद्विकास यानी कि जो इवोल्यूशन के बिल्कुल विरुद्ध है, यह रिवॉल्यूशन, यानी जिसे हम क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में आपकी जो पहली वाली किताब थी समाजशास्त्र का परिचय, वहां पर आप पढ़ चुके हैं कि ये परिवर्तन जो होते हैं बहुत तीव्र गति से होते हैं। यानी इनकी जो घटने की जो प्रगति है वो धीमी नहीं है, बल्कि बहुत तीव्र गति से होते हैं। तो उद्विकास के परिवर्तन के विपरीत जो परिवर्तन तुलनात्मक रूप से शीघ्र, अचानक और कभी कभी होते हैं, उन्हें हम क्रांतिकारी यानी रिवॉल्यूशनरी परिवर्तन कहते हैं, यानी रिवॉल्यूशनरी चेंज कहते हैं। रिवॉल्यूशन जो होता है वही क्रांतिकारी हमारा परिवर्तन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर आपका जो है राजनीतिक संदर्भ में होते हैं परिवर्तन, जैसे आपने फ्रांसीसी क्रांति देखी है, रसिया में जो क्रांति हुई है, भारत में जो क्रांति हुई है स्वतंत्रता संघर्ष वाली, ये सब क्या है, ये सब क्रांतिकारी परिवर्तन है, ये सब क्रांतिकारी परिवर्तन के दायरे में आते हैं। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इस शब्द का प्रयोग है ये तेज, आकस्मिक और कुछ अन्य प्रकार के संपूर्ण परिवर्तनों के लिए हो रहा है, जैसे औद्योगिक क्रांति वगैरह भी है, संचार क्रांति वगैरह भी है। तो ये भी आपके जो है कहीं ना कहीं क्रांतिकारी परिवर्तन ही साबित हुए हैं। तो इनका प्रयोग इसमें भी हो रहा है, इस शब्द का प्रयोग, क्रांतिकारी परिवर्तन शब्द का प्रयोग इनके लिए भी यहाँ पर किया जाता है। ये आप इसी में पॉइंट लिख लेना है, यानी कि पॉइंट नंबर आएगा 5वां का सब पॉइंट आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं
ये अपनी प्रकृति या परिणाम के द्वारा पहचाने जाते हैं, यानी कि ये समाज की संरचनात्मक परिवर्तन में, विचारों में, मूल्यों में, मान्यताओं में परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, दिखने को मिलते हैं। जो आपकी जो परिवर्तन है ये आपके समाज की जो संरचना है उसको भी प्रभावित करते हैं। संरचना कैसे प्रभावित करते हैं? लोगों के जो विचार हैं, लोगों के मूल्य हैं, उनकी मान्यताएं हैं, वो सब बदल जाती हैं। इन परिवर्तनों के आने से वो सब मान्यताएं, विचार, ये सब बदल जाते हैं। तो ये सब हम कहीं ना कहीं, आप अगर वर्तमान समाज को, वर्तमान सोसाइटी को और आज से 20 साल पहले की सोसाइटी को उठाकर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कितना परिवर्तन आया है, क्या कैसे क्या हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप वही सब चीज़ें देखेंगे कि ये जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं, यानी कि ये अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग और परिणाम के द्वारा पहचाने जाते हैं, और ये आपके संरचनात्मक परिवर्तन और विचार, मूल्यों, इन मान्यताओं में भी परिवर्तन ये ले आते हैं। यानी संरचनात्मक परिवर्तन तो आप जानते होंगे कि समाज की संरचना में परिवर्तन को दर्शाता है, संरचनात्मक परिवर्तन। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है संरचनात्मक परिवर्तन का। यहाँ पर आपका बताया गया है कि जो आपकी पहले मुद्रा का प्रचलन जो हुआ है, और मुद्रा के चलन में आप देखते होंगे आज के समय में कागजी मुद्रा का प्रचलन है, लेकिन आज से पहले, आज से लगभग आपके देश आज़ाद होने से भी पहले, लगभग 100-150 साल पहले, हर जगह वित्तीय लेन देन में क्या सोने चांदी की मुद्रा का जो है यहाँ पर चलन था। और सोने चांदी की मुद्रा का जो मूल्य होता था, उस सिक्के की कीमत यहाँ पर जो मापी जाती थी वो उसमें सोने या चांदी के अकॉर्डिंग मापी जाती थी कि इसमें कितना सोना या चांदी है, उसी के अकॉर्डिंग सिक्के की कीमत मापी जाती थी। लेकिन जब से कागजी नोट आया है, तो कागजी नोट के पीछे यहाँ पर ये विचार तो है नहीं कि भाई कागजी नोट की कितनी वैल्यू है या कागजी में छपाई की क्या वैल्यू है, नहीं। यहाँ पर हमने उसे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ पर कागजी यहाँ पर रख लिया है। कागजी विचार को हमने अपने सामान या सुविधाओं के लेन देन में जिस चीज़ का प्रयोग हो उसका कीमती होना हमने जरूरी नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसे हमने अपना लिया है। तो आप देखेंगे कैसे कैसे करके लगभग पैसे ने आपके जो बैंक और वित्तीय ढांचे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। वर्तमान में आप देखते होंगे डिजिटल जो पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम इससे भी ज़्यादा आगे निकल गया है, और अब लोग वर्चुअली यहाँ पर अपने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वर्चुअली अपना पैसा अपने वॉलेट में सेव रख रहे हैं। यानी आपके देख रहे होंगे इंटरनेट वॉलेट जो आपके बने हुए हैं, जैसे पेटीएम वगैरह है आपका, और भी है भीम यूपीआई वगैरह, तमाम ये वॉलेट है, वहाँ पर आप पैसा अपना सेव करके रख रहे हैं, या तमाम एप्लीकेशंस हैं। यानी कि आपके जिस भी बैंक के आप कस्टमर हैं, उस बैंक का अपना एक पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है इंटरनेट बैंकिंग का। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे चलन बदल रहा है, और समाज में इसका भी एक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। अब मूल्यों में और मान्यताओं में परिवर्तन कैसे आएंगे? मूल्य मान्यताओं में भी देख लेते हैं। मूल्य मान्यताओं में हम ये देखते हैं कि भाई जो बच्चे हैं, इनके बचपन से संबंधित विचारों में, मान्यताओं में परिवर्तन आया है। कैसे आया है वो भी हम बता रहे हैं। एक देखिए यहाँ पर जो मूल्य और मान्यताएं थी, जो जैसे बच्चों को लेकर मूल्य मान्यताएं थी, जो हमारे पूर्व समाज हैं आपके, यानी कि आपके आज़ादी से पहले के समाज बताए गए हैं, तो वहाँ पर 19वीं शताब्दी में बताया गया है कि बच्चे जैसे ही बच्चे जो बड़े होते थे, यानी हल्के से बच्चे चलने लगते थे या थोड़ा सा मेच्योरिटी प्राप्त कर लेते थे, उन्हें तत्काल जो है काम में लगा दिया जाता था। यानी जैसे ही ये बच्चे जो है, एक समय था बच्चों को सार्थक अवयस्क समझा जाता था, बचपन से संबंधित इनकी कोई संकल्पना ही नहीं थी, बचपन भी होता है इनका, नहीं होता है। 19वीं शताब्दी में ये देखने को मिलता है कि बच्चे ठीक, यानी बच्चे जो है जितनी जल्दी काम पर करने योग्य हो जाए उतनी जल्दी उन्हें काम पे लगा दिया जाता था, ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुछ सालों बाद हमें एक परिवर्तन ये देखने को मिलता है कि जो आपके जो फैक्ट्री वगैरह हैं, जो प्रारंभिक फैक्ट्रियां जो थी बच्चों पर ही आधारित थी, अब उनके खिलाफ एक प्रतिरोध तैयार हुआ है। यानी 19वीं-20वीं शताब्दी में हमें ये देखने को मिलता है कि एक विशिष्ट अवस्था यानी यहाँ पे जन्म लिया है, और ये है संकल्पना प्रभावी हुई है। संकल्पना का मतलब क्या है कि लोगों के मन में बचपन की संकल्पना का विचार आया है कि भाई बच्चे आपने अभी से कमाने के लिए लगा दिए, बच्चे उन्हें अपना बचपन तो देख ही नहीं पाया। तो लोगों ने तमाम जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, प्रतिरोध हुए हैं, उनके फलस्वरूप तमाम देशों ने जो आपके बाल श्रम से संबंधित कानूनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है और अमानवीय घोषित कर दिया। उसके उपरांत इन्होंने अनिवार्य शिक्षा पर, बच्चों से रिलेटेड उनकी जो है तमाम जो परियोजना है उन पर यहाँ पर फोकस किया है। आज भी देखते हैं, हमने भारत में अगर हम स्थिति उठाकर देखें तो भारत में हालांकि आपका अनुच्छेद आर्टिकल 23 के तहत जो बाल श्रम में पूरी तरह से प्रतिषेध है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ तहाँ आप देखते होंगे आर्टिकल 24 के तहत, 23 के तहत नहीं है, 24 के तहत है। तो आप आज भी देखते होंगे भारत में जहाँ तक आप देखते होंगे जो छोटे मोटे जो उद्योग हैं, जैसे दरी बुनना है, और भी है मैचस्टिक उद्योग वगैरह, इन माचिस बनाने वगैरह है, चाय वगैरह की दुकान है, यहाँ पर गैर कानूनी रूप से बच्चे कार्य कर रहे हैं। हालांकि संविधान में प्रावधान है, फंडामेंटल राइट के तहत इसे जो क्राइम माना गया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे गुपचुप तरीके से सब चीज़ें ये आज भी समाज में प्रचलित हैं। तो कई बार यहाँ पर बताया गया है कि कैसे करके ये बच्चे हैं और इन बच्चों पर कैसे प्रभाव पड़ा है, वो सब बताया गया है कि समाज में मूल्यों में और मान्यताओं में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। तो वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो एग्जाम्पल को आप अपनी भाषा में, मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी भाषा में आप इसे 2 या 3 लाइन में आप निपटा लेना।
यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे बच्चों से संबंधित विचार था, बच्चों से संबंधित मूल्य या मान्यताएं थी, वो मान्यताएं कैसे बदली हैं, समय के साथ कैसे परिवर्तित हुई हैं। शुरुआत में बच्चे जो है यहाँ पर केवल उत्पादन का एक हिस्सा माने जाते थे। उनका मानना यही था कि ये फैक्ट्री में काम करेंगे, फैक्ट्री में श्रम की महत्ता पर बल दिया जा रहा है। लेकिन बाद में बच्चों के कैरियर को लेकर, उनके बचपन को लेकर फोकस किया गया, बचपन की संकल्पना यहाँ पर और ज़्यादा सुदृढ़ हुई है। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर हमें कई बार देखने को मिलता है, कई बार आपके जो कारक हैं ये पूर्व वर्गीकृत होते हैं, जैसे आंतरिक हो सकते हैं, अंतर्जात या फिर बहिर्जात हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के जो है 5 बृहत प्रकार के स्रोत और कारण हैं जिनकी वजह से समाज में परिवर्तन आता है। तो उन परिवर्तनों के कारकों को आप यहाँ पर लिख लेना, यानी कि ये कारक कौन कौन से हैं। आपका पर्यावरण है, तकनीकी है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ये 5 कारक हैं जो कि किसी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए 6वां पॉइंट नहीं है, सॉरी, ये 7वां पॉइंट होगा। तो 1 बाय 1 करके ये कारक हैं, इन कारकों को भी समझ ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी पहली सब हेडिंग इसमें पड़ेगी आपकी जो है पर्यावरण, कि पर्यावरण ने कैसे करके हमारे समाज को परिवर्तित किया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। आपके पर्यावरणीय प्रभाव में यहाँ पर आपकी जो है प्रकृति ने, पारिस्थितिकी ने और भौतिक पर्यावरण ने भी सामाजिक संरचना पर प्रभाव डाला है। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, आपके जो प्राचीन समय में जो बस्तियां बसाई जाती थी, वो बस्तियां खास करके नदी किनारे, यानी यहाँ पर जल के स्रोत होते थे, उनके किनारे पर बसाई जाती थी। तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं जो प्राचीन जो हमारा मनुष्य है वो प्रकृति के प्रभावों को रोकने में या उन्हें झेलने में अक्षम था। अक्षम का मतलब सक्षम ही नहीं था, क्योंकि उनके पास तकनीक नहीं थी जिसकी वजह से प्रकृति पर वो विजय नहीं पा सकते थे। तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अपने समाजों को, अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। आप देखेंगे यहाँ पर जो इनके बस्तियां वगैरह हैं उनमें भी यहाँ पर हमें अंतर देखने को मिलता है। अगर आप मरुस्थली प्रदेशों की बस्तियां उठाकर देखेंगे तो मरुस्थली स्थानों की बस्तियां सघन नहीं हैं, बल्कि बिखरी हुई हैं। यानी कि यहाँ पर लोग वहीं पर रहे जहाँ पर कृषि करना संभव नहीं था, यानी लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना यहाँ पर संभव नहीं था। तो लोगों ने क्या है, अलग अलग रहे, बिखर कर यहाँ पर रहे हैं। मैदानी भागों में आप देखने को मिलेगा बस्तियां जो है अत्यधिक सघन हैं। और वहीं आप पर्वतीय इलाकों में देखेंगे, पर्वतीय इलाकों का यही हाल है। पर्वतीय इलाकों में भी बस्तियां एक जैसी नहीं है, वहां पर भी बस्तियां जो है फैली हुई हैं। आप इनके रहन सहन, इनके खान पान में भी अंतर देखेंगे, इनके भोजन में, कपड़े पहनने में, इनकी आजीविका के स्रोतों में भी हमें अंतर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पर्यावरण का जो है आपके समाज पर भी यहाँ पे प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, कहीं ना कहीं मनुष्य जो है पर्यावरणीय प्रभाव से लड़ने के में सक्षम हो रहा है और कहीं ना कहीं उनमें विजय भी हासिल कर पा रहा है। आपने देखा होगा जो मरुस्थलीय इलाके वगैरह है, मरुस्थल वगैरह इलाके में जो नवीन तकनीक वगैरह आई है, नई टेक्नोलॉजी वगैरह जो विकसित हो रही है, जैसे आपने देखा गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है जो आपके मरुस्थलीय इलाके हैं वहाँ पर सोलर प्लांट लगाए जाएँ। सोलर प्लांट का मतलब क्या है, उन इलाकों का भी उपयोग किया जाए, वहाँ पर बिजली बनाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाए और वहाँ पर तमाम तरह की तकनीक और विकसित की गई है ताकि वहाँ के रहने वाले निवासी जो है वहाँ पर आराम से सर्वाइव कर पाएं। वहाँ पर सिंचाई की भी तकनीकें वहाँ पर आज प्रोवाइड करवाई गई हैं। यानी कि आज के समय में जो तकनीक है, तकनीक ने एक अहम योगदान निभाया है हमारे पर्यावरण से लड़ने के लिए या पर्यावरण पर विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन हाँ, आप लोग जानते होंगे जो प्रकृति है, प्रकृति सबसे बड़ी है, सर्वोपरि है, सब सुप्रीम है, प्रकृति से विजय कोई हासिल नहीं कर पाया है। लेकिन हाँ, मनुष्य कहीं ना कहीं तकनीक के मिल जाने की वजह से मनुष्य जो है प्रकृति के जो परिणाम वगैरह, प्रकृति के प्रभाव हैं, उनसे कहीं ना कहीं बच जाता है। तो आप वही सब चीज़ें देखेंगे कि प्रकृति की जो समस्याएं हैं, उनसे समस्याओं से ढलने के लिए, उन समस्याओं से लड़ने के लिए तकनीक ने हमारी यहाँ पर एक अहम मदद की है और तकनीक के बारे में हमने पिछली किताबों में भी देखा है। तो आज अगर आप प्रकृति पर जो आप तकनीक का प्रभाव देखेंगे तो तकनीक के प्रभाव में आप ये पाएंगे कि यहाँ पर यह कहना अधिक सही होगा कि समाज पर प्रकृति का प्रभाव घटने की बजाय अब बदल रहा है। यानी तकनीक के होने की वजह से अब जो तकनीक के होने की वजह से हमारा जो प्रकृति का जो प्रभाव है हमारे ऊपर, वो घटा नहीं है बल्कि बदल रहा है। यानी अब उतना नहीं रहा, उसका स्वरूप अब बदल गया है। जैसे आपने देखा होगा कोई चक्रवात वगैरह होता है, तूफान वगैरह होता है, हमारे सैटेलाइट उसका पूर्वानुमान बता देते हैं कि भाई ये चक्रवात या तूफान यहाँ पर बन रहा है, तो हम पहले अलर्ट हो जाते हैं, पहले ही अपने आप को वहाँ पर तैयार कर लेते हैं, रक्षक मेखला बना लेते हैं पूरा। हम पहले से ही वहाँ पर एनडीआरएफ वगैरह लगा देते हैं, एनडीआरएफ की टीमें लगा देते हैं, लोगों को अलर्ट कर देते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, विंडो वगैरह से दूर रहना है। तो इस तरह से आपने देखा होगा। तो यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि समाज पर प्रकृति का प्रभाव घटा नहीं है बल्कि स्वरूप बदल गया है। स्वरूप यही बदल गया है कि हम पूर्वानुमान लगाकर उन चीज़ों के बारे में पहले से पता कर पहले से अलर्ट हो जाते हैं और ऐसे करके यहाँ पर जान माल की हानि यहाँ पर फिर कम से कम हो पाती है। आपने देखा होगा कि भाई आप सोचते होंगे कि पर्यावरण ने समूहों को आकार दिया होगा, परंतु इसने सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका अदा की होगी। यानी आप सभी के माइंड में एक
ये बात तो होगी कि भाई पर्यावरण ने समूहों को आकार जरूर दिया है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका है। सामाजिक परिवर्तन में भूमिका हमें तब देखने को मिलती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक विपदा जब आती है, तब हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्वरित या विध्वंसकारी भूकंप आ गया, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या फिर अचानक से बाढ़ आ गई, ज्वार भाटा आ गया, तो आपने देखा होगा कई लोगों के जो जमे जमाए बिजनेस होते हैं, जमे जमाए से मतलब जिनके मतलब 20-20 साल से जो लोग वही काम कर रहे हैं, एक अच्छा खासा बिजनेस फल फूल रहा है, वो पूरा बर्बाद हो जाता है, पूरा अपरिवर्तनीय हो जाता है, अपरिवर्तन हो जाता है वहां पर। तो यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये तमाम लोगों के जो पूर्व स्थिति में बिजनेस वगैरह जो थे, वो सुनामी के आने की वजह से पूरे बिल्कुल चौपट हो गए। अब वो लोग पूर्व स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में ये भी परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन कैसे आया है? आपकी अचानक से आई प्राकृतिक विपदाओं के फलस्वरूप आया है। तो यहाँ पर ये आपने यहाँ पर देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। आपके कुछ परिवर्तन अभी और देखने को मिलते हैं, जैसे पश्चिमी एशिया के देशों में पहले आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास के संदर्भ में, जब मध्यकालीन समाज में जो विदेशी लुटेरे बार बार भारत की ओर आक्रमण कर रहे थे, उस समय किसी को पता भी नहीं था कि भांग की जो जमीन है उसके नीचे तेल छिपा हुआ है, और तेल इतना ज्यादा कारगर साबित होगा कि पूरी औद्योगिक दुनिया की नींव को बदल के रख देगा, औद्योगिक दुनिया का स्वरूप बदल के रख देगा, नहीं पता था। लेकिन जब 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे, अभी आज से लगभग 150 साल पहले इसकी जब खोज हुई, तब आप देखेंगे पश्चिमी एशिया के देशों की जो स्थिति है एकदम परिवर्तित हो गई। एकदम ये सऊदी अरब, कुवैत या अमीरात वगैरह जैसे देश हैं, एकदम तेल संपदा से धनवान हो गए हैं। वैसे ही जैसे 19वीं शताब्दी में जो आपकी अमेरिका है, अमेरिका में कैलिफोर्निया में सोने की खानों की खोज हुई, तो वैसे ही वहां पर एकदम देखेंगे अमेरिका के पास आज के समय में जो गोल्ड रिजर्व है सबसे ज्यादा है, और ऐसे वजह से इसी वजह से उसकी इकोनॉमी वगैरह जो है, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमी में उसका जो कहीं ना कहीं प्रभुत्व जमा हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों ने, पर्यावरण ने एक अहम भूमिका निभाई है समाज के निर्माण में, समाज के डेवलपमेंट में। आप खुद सोचिए, आपने मध्यकालीन भारत का समाज जब किताब पढ़ी है, तब भी वहां पर जिक्र आया है जो आपके पश्चिमी लुटेरे जो थे, विदेशी लुटेरे जो थे, बार बार आक्रमण कर रहे थे भारत की तरफ, तो उन्हें नहीं पता था, वास्तव में नहीं पता था कि जिस जमीन पर वो निकल कर आ रहे हैं उस जमीन के नीचे तेल छिपा हुआ है, वरना वो कभी नहीं आते। तो वही चीजें हैं कि जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे समाज की संरचना बदल रही है। अब आपने यहाँ पर पर्यावरण का प्रभाव तो समाज पर देख लिया, अब तकनीक या अर्थव्यवस्था का समाज पर क्या प्रभाव है वो हम देखेंगे। टेक्नोलॉजी ने और अर्थव्यवस्था ने समाज में क्या परिवर्तन किया है वो भी हम देखेंगे। तो तकनीक भी यहाँ पर एक अहम योगदान निभाती है, जैसा कि हम जानते हैं। यानी तकनीक ने जो है प्रकृति को समझने में, नियंत्रित करने में और उसका दोहन करने में हमारी एक बहुत ज़्यादा मदद की है। यानी हम देख सकते हैं हमारी मदद में प्रकृति हम विभिन्न तरीकों से नियंत्रित कर पाते हैं, उसके अनुरूप ढालने में, दोहन करने में हमें मदद की है। वहीं अर्थव्यवस्था के रूप में अब अगर आप तकनीक को जोड़कर देखते हैं, तो ऐसे करके बाजार की संरचना को भी मजबूत बनाने में तकनीक का एक अहम योगदान रहा है। आपने देखा होगा जो चीजें हैं, अब चीजें तकनीक की मदद से जब तैयार हो रही हैं, तो इन्होंने एक बाजार तैयार कर दिया, एक आर्थिक बाजार, एक पूंजीगत बाजार भी यहाँ पे तैयार कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे सुनामी, तेल की खोज, ये सब प्रभावी यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन में आप यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है आपको कि तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप आपकी औद्योगिक क्रांति का भी उद्भव हुआ है। औद्योगिक क्रांति के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है इनमें लिखने लायक कुछ है, यहाँ पर केवल समझ के चलते हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं आप लोग कि कैसे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था परिवर्तित हुई है, कैसे तकनीकी प्रभाव ने बड़े परिवर्तन लाए। अब जैसे आप देख सकते हैं, जो वाष्प शक्ति था, यानी वाष्प से चलने वाली इंजन वगैरह का जो आविष्कार हुआ है, उसने उद्योगों को तो गति दी है, आपकी औद्योगिक क्रांति में उसने एक अहम योगदान निभाया है। लेकिन जैसे ही इसका प्रयोग परिवहन के मामले में हुआ है, यानी कि आपने देखा होगा भाप से चलने वाले इंजन वगैरह बने हैं, तो वैसे ही जो परिवहन के साधन है उसमें भी एक क्रांति आई है। यानी कि द्रुत गति से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, रेलगाड़ी का पूरा नेटवर्क जुड़ गया है, और ऐसे करके समाज जो है, समाज की जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक भूगोल है, पूरा का पूरा बदल गया है। यानी कि आप देखेंगे कि रेल ने जो उद्योग और व्यापार को अमेरिका महाद्वीप और पश्चिमी विस्तार को यहाँ पर सक्षम कर पाया है। भारत में भी 1853 में रेलवे आने के बाद भारत में भी आप देखेंगे यहाँ पर वाष्प चलित जहाज वगैरह जो है, या फिर जो वाष्प से चलने वाली रेल है, प्रथम शताब्दी तक रही है ये। यहाँ पर देखेंगे इसने भी यहाँ पर एक अहम योगदान निभाया है आपके शहरों को जोड़ने में, यहाँ पर तीव्र गति से जो है संसाधनों को जोड़ने में, या फिर लोगों को कनेक्ट करने में। यानी आप देख पा रहे हो रेलवे का जब विकास हो गया है और आम लोगों के लिए रेलवे खोल दिया गया है, तो मध्य भारत के भी जो लोग थे, मजदूर थे, वो भी दूर दूर जाकर काम करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना में बदलाव आया है।
वहीं आप देखेंगे जो भाप से चलने वाले जहाज वगैरह हैं, इनसे यात्राएं तीव्र गति से हो पाई हैं। यात्राएं तीव्र गति से होने की वजह से क्या हुआ है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से आ जा पाए हैं। ऐसे करके जो बस्तियां वगैरह हैं या फिर जो सामाजिक परिवर्तन है वो भी हमें देखने को मिलता है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत से जाकर ब्रिटेन पहुंच गया, अब ब्रिटेन के तौर तरीके सीख के आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो वापस लौट कर आएगा तो अपने समाज में, अपने घर परिवार में कुछ ना कुछ तो उसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ पर वही सब चीज़ बताई गई हैं कि ये सब जो परिवर्तन हुए हैं इसने समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिक रूप को बदल कर रख दिया है। जनसांख्यिक का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई विदेशी है, उसने भारतीय से शादी कर ली, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर जो था, एक मिक्स कल्चर यहाँ पे तैयार हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो तकनीकी आविष्कार या खोज का कभी कभी क्या है, तात्कालिक प्रभाव बहुत संकुचित भी होता है, ये भी देखने को मिलता है। तात्कालिक प्रभाव इसका ज़्यादा ना हो, यहाँ बताया गया है कि शुरुआत में इसका प्रभाव कभी कभी ये लगता है सुप्तावस्था में भी हमें देखने को मिला है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया कि शुरुआत में आपके कागज का और जो बारूद है इनका आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन शुरुआती दिनों में इन पर कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन जब आपके युद्ध कला में जब बारूद का प्रयोग होने लगा है, आधुनिकीकरण हुआ है और युद्ध वगैरह में आपकी जो है बारूद वगैरह वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, तो एकदम आप देखेंगे बारूद का इस्तेमाल, यानी तकनीक के तौर पर बारूद का इस्तेमाल हुआ था। बारूद के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया में जंग का जो स्वरूप है वो बदल दिया है। वहीं अगर हम बात करें आपके आधुनिकीकरण में और जो दूसरी बात करें कागज की, तो कागज ने भी प्रिंटिंग की दुनिया में एक नया योगदान दिया है। आप देख रहे होंगे कि कैसे पहले ताड़पत्र वगैरह पे जो लिखा जाता था, अब ताड़पत्र की जगह लोग पेपर पर लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने शुरुआत में तो महत्व नहीं पाया तकनीक में, लेकिन बाद में इन्होंने जो है समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है, एक परिवर्तन का एग्जाम्पल और दिया गया है, ब्रिटेन का कपड़ा उद्योग। ब्रिटेन का कपड़ा उद्योग जो था वो मशीन से चलने वाला था, इसकी वजह से वहाँ पर लागत कम आ रही थी। ऊपर से यहाँ पर जो कपड़े की जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग का मतलब क्या होता है, आप कपड़े के ऊपर जो काम है, जैसे हाथ से बुनने वाले कपड़े में सफाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जो कपड़े मशीन से तैयार होते हैं उनमें ऑब्वियस सी बात है सफाई बहुत अच्छे से होती है और लागत भी कम आती है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जैसे ही ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग तकनीकी के आधार पर आगे बढ़ा है, वैसे ही जो भारतीय कपड़ा उद्योग था, यानी भारतीय बुनकरों के द्वारा जो चलाया जाने वाला हथकरघा उद्योग है, ये पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तकनीकी ने योगदान भी दिया है, तकनीकी ने कुछ लोगों के रोजगारों को उजाड़ा भी है, ये भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें और भी बताई गई हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि आर्थिक व्यवस्था में जो होने वाले परिवर्तन है ये प्रत्यक्षतः तकनीक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये समाज को बदल के रख देते हैं। यानी कई बार जो आपकी आर्थिक, यानी अब तो ऊपर तो तकनीक वाली एग्जाम्पल हो गए, अब आर्थिक वाले, अर्थव्यवस्था वाले एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ बताया गया है कई बार जो है आपके समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन समाज का स्वरूप बदल कर रख देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ अंग्रेजों ने रोपड़ कृषि स्टार्ट करवाई, जैसे नील की खेती करवाई, चाय की खेती करवाई, कॉफी की खेती करवाई। तो ये आप देखेंगे रोपड़ कृषि यहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर हुई है। रोपड़ कृषि नकदी फसलों के रूप में हुई है, गन्ना, चाय, कपास की खेती। तो इन्होंने श्रम की मांग को भी यहाँ पे बढ़ा दिया है और श्रम की मांग के फलस्वरूप आप देखेंगे कि दुनिया भर के तमाम देशों से दास प्रथा का एक यहाँ पर युग आरंभ हुआ है। आपको पता होगा कैरिबियन द्वीप समूहों पर तमाम जो आपके अफ्रीकी जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से ले जाकर वहाँ पर पहुँचाए गए हैं दास प्रथा के लिए, काम करवाने के लिए। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा गिरमिटिया अनुबंध के तहत तमाम जो श्रमिक थे वो ले जाए गए हैं विदेशों में, वहाँ पर उनसे काम करवाया गया है दासों की तरह। ये सब चीज़ें देखेंगे। वहीं आपके यहाँ भारत के असम में जब चाय के बागान लगाए गए रोपड़ कृषि के तहत, तो हमारे यहाँ जो मध्य भारत के लोग, खास करके झारखंड, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भागों के लोग हैं, इनको वहाँ ले जाया गया है और इनको बाध्यता से इनसे श्रम करवाया गया है। आप देखते होंगे आज भी वहाँ असम में तमाम जो लोग हैं आपके मिडिल यानी मध्य भारत के आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो वहाँ पर गए हैं और आज वहाँ पर वहीं के निवासी बनकर रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने समाज की संरचना को, समाज के स्वरूप को बदल के रख दिया। अगली हेडिंग है आपकी राजनीति, यानी कैसे पॉलिटिक्स जो है ये समाज को परिवर्तित करती है, वो भी हम देखेंगे। ये बात तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स जो है रिवॉल्यूशन में आती है, यानी कि एक रिवॉल्यूशनरी जो है यहाँ पर परिवर्तन है, क्रांतिकारी परिवर्तन में आ जाती है पॉलिटिक्स। तो आप अगर इतिहास के संदर्भ में उठाकर देखेंगे तो इतिहास के संदर्भ में आपके तमाम जो कहानी किस्से हैं या लेखन हैं, ये सब राजा रानियों का जो प्रभुत्व था समाज पर, ये प्रभुत्व के बारे में दर्शाते हैं कि किस तरह से उस समय जो लोग अपने राजशाहियों से जुड़े हुए थे और राजशाहियों से जुड़ने की वजह से यहाँ पे समाज जो होता है पूरी तरह से एक मानसिक रूप से इनका गुलाम था। यानी आप ये बात तो जानते होंगे कि राजा रानी वाले जो राजशाही होती है वहाँ पर लोगों के अधिकारों की बात तो हो ही नहीं सकती है, वहाँ पर जो राजा कह देगा वही चलेगा। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हुए, जैसे जैसे आगे यहाँ पर शक्ति में परिवर्तन हुए हैं, बाद में इनके जो राजशाहियाँ वगैरह छिनी हैं, लोकतंत्र वगैरह का आगमन हुआ है, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नए विचारों का प्रस्फुटन हुआ है, नए विचार उनके माइंड में आए हैं। तो वो सब चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं।
यहाँ पर आप वही सब चीज़ें राजा रानियों की कहानी बताई गई हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका निभा सकता था, परंतु बृहत्तर संदर्भ में इसका एक भाग था, यानी कि राजा रानी वाला जो कल्चर था उस समय, तो वहाँ समाज में व्यक्ति अपनी भूमिका निभा सकता था, लेकिन एक भाग के रूप में। राजनीतिक शक्तियाँ यहाँ पर परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण कारक थी, और खास करके युद्ध तंत्र में भी हमें इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पर बताया गया कि जब भी कोई युद्ध होता था पुराने समय में, तो जो विजेता होते थे, यानी उसके सामाजिक परिवर्तन के भी तात्कालिक परिणाम होते थे। बताया गया है कि विजेता जो होते थे, जो जीते हुए प्रदेश है वहाँ पर परिवर्तन लाते थे। यानी मान लीजिए किसी शासक ने किसी दूसरे प्रदेश पर, यानी ए शासक ने बी प्रदेश पर यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली है तो यहाँ के कल्चर में भी परिवर्तन लाकर आएगा, यहाँ के समाज में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इसके गुलाम बन गए हैं, इसके अधीन आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के समाज में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो वही चीज़ बताई गई है कि तमाम बार क्या हुआ है, युद्ध वगैरह की स्थिति में तमाम समाज जो है एक दूसरे के गुलाम हो गए हैं, और इस वजह से आप देखेंगे वहाँ पर परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल दिया गया है, आपको पता होगा 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे, और परमाणु बम गिराने के उपरांत पूरी तरह से पूरी दुनिया जो थी एकदम सन्न रह गई थी। पूरी दुनिया को लगा था कि भाई एक बहुत बड़ी शक्ति का उदय हो गया है और इससे कोई लड़ ही नहीं सकता है। तो सभी ने लगभग अमेरिका की अधीन को, अमेरिका के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया, अब अमेरिका की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो ऐसे करके आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत तो हो गया, लेकिन काफ़ी सालों तक अमेरिका ने अपना प्रभुत्व जो है जापान पर जमाए रखा। यानी और यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। जापानियों द्वारा समर्पण के कई साल बाद भी अमेरिका ने जापान पर कई वर्षों तक कब्जा किया, शासन किया, और शासन करने के उपरांत वहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि वहाँ पर भूमि सुधार आए, और भूमि सुधार आने के साथ साथ कई सारे परिवर्तन भी हुए। अब देखिए अमेरिका के कब्जा जमाने से वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, जो कि बाद में अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गए हैं। जैसे बताया गया है तकनीकी के मामले में कई सारी चीज़ें जो थी वो अमेरिका वाले जापान में लेकर आए, लेकिन हाँ जापानी इतने ज़्यादा कार्यकुशल थे 1970 तक जापानी तकनीक के मामले में यहाँ पर बहुत आगे निकल गए। इन्होंने कार निर्माण क्षेत्र में काफ़ी सफलता हासिल की, अमेरिका से भी आगे निकल गए। 1970 से लेकर 1990 तक एक स्थिति ये क्रिएट हुई कि जापानी उद्योग ने पूरी दुनिया पर राज किया, और विशेषतः यूरोप की औद्योगिक संस्थाओं और अमेरिका पर भी से भी आगे ये निकल गया। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो जापान, जिस पर अमेरिका ने प्रभुत्व जमाया हुआ था परमाणु बम गिराने के बाद, इसके अपने ऊपर अंडर कब्जे में ले लिया था, वही जापान जो है इसके प्रभाव में कैसा फला फूला और बाद में इसी पर ही आर्थिक रूप से भारी हो गया, आर्थिक रूप से इसी पर ही भारी पड़ गया। तो वो चीज़ आप देख रहे होंगे। यानी आज भी आप देखते होंगे कहीं भी तकनीक का नाम आता है तो जापानी टेक्नोलॉजी का नाम उसमें जरूर आता है। तो कहीं ना कहीं जापानी जो तकनीक, जापानी समाज है, जापानी समाज ने औद्योगिक तकनीक, उत्पादन के संगठन, इन सबको प्रभावित किया है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, इन सब में अपना एक नए युग का सूत्रपात किया है। जापान ने युद्ध तंत्र पर अब यहाँ पर अपना जो है प्रभाव नहीं छोड़ा है, युद्ध तंत्र पर यहाँ पे फोकस नहीं किया है, बल्कि इसने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में जो है अमेरिका को चुनौती दी है। इसने युद्ध के क्षेत्र में नहीं दी है, उसने वर्तमान समय की जो है प्रासंगिकता को जानते हुए, वर्तमान समय की जो उपयोगिता को जानते हुए इसने जो है आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती दी है, अमेरिका को जो है डिफीट भी किया है। वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी आप समझ सकते हैं कैसे एक देश किसी दूसरे देश के द्वारा जब जहाँ पर विजेता या अधीन हो जाता है तो वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही परिवर्तन हमारे यहाँ भी देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ नहीं मिले हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे परिवर्तन आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राजनीतिक परिवर्तन केवल अंतर्राष्ट्रीय हो ये आवश्यक नहीं है, इनका बहुत बड़ा सामाजिक असर अपने देश पर भी पड़ा है। जैसे आपने देखा होगा भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम है, ये सब राजनीतिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर ब्रिटिश शासन के अंत के रूप में ही इसे नहीं अपनाया गया, बल्कि उसने भारतीय समाज को भी निश्चित रूप से बदल डाला। यानी हमने बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज ने, हम लोगों ने अंग्रेजों से सीखी हैं और आज भी हम उसे अपने हैबिट में अपना रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यूनिक एग्जाम्पल, चाय का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए अगर हम अपने पूर्वजों से बात करें तो आज से 200 साल पहले जो सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोग चाय पीते हैं, ये चाय का चलन नहीं था। दूध, छाछ, जो आपकी जो है दलिया वगैरह जो है, इन सब पौष्टिक आहारों का चलन था। लेकिन वर्तमान समाज में आप देख रहे होंगे आज सुबह की जो शुरुआत है किसी भी घर में, मैं अपनी भी बता रहा हूँ, चाय के बिना होती नहीं है। वास्तव में आप ये चाय जो है, जो घर घर में आप मॉर्निंग में चाय देख रहे हैं, ये अंग्रेजों की ही देन है। आप थोड़ा सा इसका इतिहास अगर खुद से पढ़ेंगे, गूगल वगैरह पर जानेंगे, या फिर अपने जो पूर्वज हैं 70-80 साल के हैं उनसे पूछना तो बता देंगे कि ये चलन था ही नहीं कभी। तो वही सब चीज़ें हैं कि बहुत सारे जो प्रभाव हैं हमारे समाज में वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन के होने की वजह से भी हमारे समाज में देखने को मिले हैं। ऐसा ही प्रभाव ये बताया गया है नेपाल का, बताया गया कि नेपाल में सन 2006 में जो राजवंश है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। यानी जनता ने, क्योंकि भारत भी आज़ाद हो गया था, भारत में भी एक बड़ा विशाल लोकतंत्र था, तो नेपाल के लोग जो थे भारत से भी प्रभावित हुए हैं, तो इन्होंने अपने राजवंश को उखाड़ फेंका है। यानी कि वहाँ पर पुनः यहाँ पर
राजवंश को उखाड़ के फेंका गया है और लोगों ने पुनः जो है लोकतंत्र को यहाँ पे बहाल करवाया है। और 2015 में आप देखेंगे यहाँ पर एक नया संविधान लागू हुआ है जिसके अकॉर्डिंग लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। अगर हम साधारण रूप से सामाजिक परिवर्तन को समझें तो साधारण रूप से आपके सामाजिक जो राजनीतिक परिवर्तन है ये शक्ति के पुनः बंटवारे के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों और वर्गों के बीच सामाजिक परिवर्तन ये लाते हैं। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का एक सिद्धांत आपने सुना होगा जिसमें एक मत एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत भी आपने देखा होगा। ये राजनीतिक परिवर्तन के इतिहास में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं ये समाज में क्या लाते हैं, शक्ति के पुनः बंटवारे में सामाजिक समूहों के बीच समाज में परिवर्तन लाते हैं, यानी शक्तियों का बंटवारा करते हैं विभिन्न समूहों के बीच। तो अगर आप एग्जाम्पल उठाकर देखें जो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला सिद्धांत है जिसमें एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत जो अपनाया गया है ये सबसे बड़ा यहाँ पर परिवर्तन है आपके राजनीतिक अधिकारों में। शुरुआत में आपको पता होगा कि जो वोट देने का अधिकार शुरुआत में नहीं था, और खास करके राजशाहियों की बात करें तो राजशाहियों में तो आपको पता होगा राजा रानियां दैविक अधिकार के अंतर्गत राज करते थे, वे आम आदमी के प्रति जवाबदेह नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ है लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाई है। शुरुआत में अगर बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में पूरी जनसंख्या को वोट देने के लिए शामिल नहीं किया गया था, यानी वास्तव में एक अल्पसंख्या की वोट कर सकती थी। शुरुआत में कुलीन वर्ग के लोग थे या विशिष्ट प्रजाति के या नृजाति के या फिर अमीर लोग जो थे उन्हें वोट डालने का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी। शुरुआत में स्त्रियों को या फिर निम्न वर्गों को या गरीबों को जो अधीनस्थ रखा गया था और उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है तो बाद में आप देखेंगे कि बाद में इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई है और धीरे धीरे करके सभी देशों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। हालांकि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला सिद्धांत है ये पूर्व काल में मौजूद, यानी कि जो आपकी स्वतंत्रता से पहले मौजूद जो असमानताएं थी या इसके बाद जो असमानताएं समाप्त नहीं कर पाया है, लेकिन कुछ हद तक लोगों को ये लगने लगा है कि भाई लोकतंत्र में अब हमारी सहभागिता भी है, हमें भी कुछ अधिकार मिले हैं, हम भी कुछ लोकतंत्र का जो है हिस्सा हैं। यानी लोगों को लगने लगा है। लोग पहले जो बिल्कुल अपने आप को बेकार समझते थे, ये समझते थे कि हमारा कुछ है ही नहीं योगदान ना समाज में ना देश के प्रति, अब लोगों को लगने लगा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारा एक वोट एक अहम योगदान निभाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्तमान में यानी आप आज भी देखते होंगे तमाम सरकारें वगैरह, बेशक सरकारें जो हैं अपनी मनमानी चलाती हैं, अपना तरीका अपनाती हैं, लेकिन फिर भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक शक्तिशाली मानदंड के रूप में यहाँ पर काम करता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारों को कानूनी वैधता पाने के लिए आवश्यक है कि कम से कम व्यक्तियों की आम सहमति उसे लेनी पड़ेगी। यानी उसे अपनी सीटें जितनी भी सीटें हैं पार्टी की जितनी सीटें उसे चाहिए निकालने के लिए उसे निकालनी पड़ेंगी, तभी उसे जो है कानूनी रूप से मान्यता मिल पाएगी शासन करने की। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो है, आई होप चौथी हेडिंग है, ये चौथी है या पांचवी, चौथी हेडिंग शायद, संस्कृति है आपकी अगली हेडिंग। देखिए संस्कृति को यहाँ पर विचारों, मूल्यों और मान्यताएं जो कि मनुष्य के लिए आवश्यक होती हैं इनको आकार देने में मदद करने के लिए एक लेबल के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी मनुष्य हो उसके अपने विचार होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, मूल्य का मतलब अच्छा या बुरा क्या है हमारे लिए, ये हमारे उस आधार पर अपने मूल्य तय करते हैं। कुछ मान्यताएं होती हैं, रीति रिवाज, तो इन मान्यताओं को निर्माण करने में, इन मान्यताओं को आकार देने में आपकी संस्कृति एक अहम योगदान निभाती है। ये बात यहाँ पर लिखी गई है इस पैराग्राफ में। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है इसमें सबसे मान्य रूप में आपको धर्म देखने को मिलता है। यानी आप देखते होंगे दुनिया भर के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी लोग हैं, वो किसी ना किसी का धर्म का पालन करते हैं और इस धर्म का प्रभाव जो है समाज पर भी हमें देखने को मिलता है। खास करके जो धार्मिक मान्यताएं हैं, इनसे जुड़े हुए मानदंड वगैरह हैं, तो इस समाज को व्यवस्थित करने में, समाज को बदलने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यानी धर्म यहाँ पर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कुछ विचारकों ने इसे जो है सभ्यता को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का प्रयास भी किया है। और इतिहास में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दो धर्मों में अंतर संबंध की प्रक्रिया के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे करके यहाँ पे धर्म एक विस्तृत क्षेत्र है और धर्म संस्कृत के पहलू से लगातार जब संस्कृत की बात होती है तो यहाँ पर धर्म का नाम अवश्य आता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक स्टोरी के बारे में बताया गया है। वैसे तो आप अपनी जो पहले वाली किताब है यानी आप समाजशास्त्र का जो परिचय है वहाँ पर मैक्स वेबर वाली जो स्टोरी है जहाँ पर इन्होंने पूंजीवाद वाला जो समाज था, प्रोटेस्टेंट वर्ग था, कि कैसे इन्होंने अपनी जो धर्म से जुड़े हुए विचार थे, इनके धर्म में कहा गया कि हमें जो धन है, धन जो है
हिसाब से खर्च करना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, उसका लगातार अर्जन करना चाहिए। तो ऐसे करके जो प्रोटेस्टेंट एथिक वर्ग था ये लगातार पूंजीवादी प्रणाली का समर्थक बन गया और लगभग पूंजीवादी वर्ग के रूप में ये उभरा है। तो मैक्स वेबर का जो अध्ययन द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये दिखाता है कि पूंजीवादी सामाजिक प्रणाली की स्थापना में कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई संवर्ग ने किस प्रकार मदद की, क्योंकि उनके जो मान्यताएं थी, उनकी मान्यताएं इस प्रकार बन गई कि भाई जो हमारा जो हम यानी इनके जो भी प्रोटेस्टेंट के जो भी अनुयायी थे ये मानते थे कि अगर हमारे पास धन संचय होगा तो हमारे पास हमारा धर्म बचा रहेगा, और धर्म बचा रहेगा तो धर्म की पालना के लिए ये लोग लगातार अपनी संपत्तियों वगैरह पे अपनी संपत्तियां वगैरह ये सब बढ़ाते गए। भारत में भी अगर आप देखें तो भारत में भी हमें सामाजिक परिवर्तन के रूप में धर्म के कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। आप सबसे पहले प्राचीन भारत में जाएं तो प्राचीन भारत में हमारे यहाँ बौद्ध धर्म का यहाँ पे बोलबाला रहा है, बौद्ध धर्म का प्रभाव हमारे यहाँ रहा है। वहीं मध्यकालीन समाज में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो मध्यकालीन समाज की संरचना है वहाँ पर जाति व्यवस्था आप देखने को मिलती है, यानी कि आपको मध्यकालीन समाज की जो सामाजिक संरचना में अंतर्निहित जाति व्यवस्था के संदर्भ में आप व्यापक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो कल्चर में कहीं ना कहीं धर्म के रूप में जाति व्यवस्था जो है इसने भी हमारे समाज को परिवर्तित करने में, समाज को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है। आप ये भी देखेंगे कि जो समाज में महिलाओं की स्थिति है इसके संदर्भ में जो तमाम जो विचार थे संस्कृति वगैरह में वो भी परिवर्तित हुए हैं। यानी प्राचीन समय में आपने देखा होगा तमाम जगहों पर कहा गया है कि स्त्रियां जो होंगी पुरुषों के अधीन रहेंगी, या पितृसत्तात्मक समाज की अगुवाई की गई है, वहां पर पितृसत्तात्मक समाज के बारे में बोला गया है। लेकिन आधुनिक काल में आप देखेंगे आधुनिक काल में महिलाओं ने भी समानता के लिए संघर्ष किया है, उन्होंने समाज को कई रूपों में परिवर्तित करने की सहायता की है। तमाम रूप से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी आप उठाकर देखेंगे कि महिलाओं ने एक अहम भूमिका निभाई है। सबसे यूनिक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है यूरोप की महिलाओं के बारे में। आप देखते हैं कि जो यूरोप में महिलाएं थी शुरुआत में आप देखेंगे ये उद्योगों धंधों में काम नहीं करती थी, लेकिन जिस समय सेकंड वर्ल्ड वार हुआ है और वहाँ के ज़्यादातर जो पुरुष थे यानी मेल जितने भी थे जब युद्ध में गए हैं तो कारखानों में या फिर जो सैनिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कारखाने ठप्प नहीं किए जा सकते थे, तो वहाँ पर महिलाओं को कारखानों में लगाया गया है। तो महिलाओं ने जितने भी जो पुरुष वाले काम थे, जो भी पुरुष काम पहले करते थे प्रोडक्शन वगैरह के, वो काम अब महिलाएं करने लगी। यानी महिलाएं जहाज भी बना सकती थी, भारी मशीनें भी चला सकती थी, हथियारों का निर्माण भी कर सकती थी। तो ऐसे करके देखेंगे महिलाओं के मन में भी जो आशंका बनी हुई थी, महिलाओं को बार बार पुरुष वर्ग ये कहते थे कि भारी भरकम काम, जटिल काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो महिलाओं ने इस बात को यहाँ पर साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद ये देखने को मिलता है कि महिलाओं ने अपनी समानता पाने के अधिकार को और मजबूत किया है। और अब ये भी सत्य है कि यदि युद्ध ना हुआ होता तो उन्हें और लंबा संघर्ष करना पड़ता, लेकिन चूंकि यहाँ पे युद्ध हुआ तो उन्हें महिलाओं को मौका मिला अपने आप को साबित करने का, और उन्होंने साबित भी किया। यानी आप देखेंगे युद्ध के दौरान किसी भी तरह की आपूर्ति रुकी नहीं है, सुचारू रूप से जो प्रोडक्शन इकाइयां हैं वो महिलाओं ने भली भांति संभाल ली हैं, कोई भी उनमें जो है दिक्कत नहीं आई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि महिलाएं ये कर नहीं पाई, महिलाओं ने बखूबी इस काम को निभाया है। एक और उदाहरण है, यानी आप ये देखेंगे महिलाओं की जो छवि है, महिलाओं की जो अस्मिता है उनकी, वो भी परिवर्तित हुई है। यानी आप विज्ञापन देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे टीवी वगैरह पर, या फिर जगह जगह पर पोस्टर वगैरह लगे विज्ञापन देखते हैं, तो यहाँ पर भी महिलाओं का रोल अब जो है दिखाया गया है, बताया गया है। जैसे आप टीवी वगैरह पर विज्ञापन देखते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है जो नगरीय समाज है यहाँ पर घर से जुड़े हुए जो काम है या घर के जो उत्पाद वगैरह हैं या घरेलू जो आपके किचन से यानी जो भी किचन से रिलेटेड उत्पाद हैं वो खरीदने में महिलाएं योगदान निभाती हैं, यानी महिलाएं चयन करती हैं कि क्या लेना है क्या नहीं है। तो ऐसे विज्ञापनों ने उपभोक्ता के रूप में महिलाओं की सोच को संवेदनशील बनाया कि भाई महिलाएं भी अधिकार है, महिलाओं को भी अधिकार है कि हमें घर के लिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है। महिलाओं को आर्थिक परिवर्तनकारी के रूप में भी दिखाया गया है। आप देखेंगे तमाम महिलाएं जो थी अपने संकुचित दायरे से निकलकर महिलाएं जो है आर्थिक परिवेश में भी एंटर करी हैं। आप देखते होंगे तमाम जो बिजनेस वगैरह है उनकी सीईओ वगैरह जो आपकी महिलाएं ही हैं आज के समय में। तो महिलाएं जो है आर्थिक भूमिका जो है यानी महिलाएं आर्थिक भूमिका परिवर्तन की श्रृंखला की शुरुआत करती हैं, और ऐसे करके यहाँ पर बड़े सामाजिक परिवर्तन निकल कर आ रहे हैं। और विज्ञापन वगैरह जो है लगातार महिलाओं को यहाँ पर एक निर्णायक सदस्य के रूप में दिखा रहे हैं। आप अगर पुराने विज्ञापनों को उठाकर देखें तो पुराने विज्ञापनों में हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे पुरुषों का बोलबाला होता था, लेकिन वर्तमान समाज में जो विज्ञापन बन रहे हैं उनमें आप देखेंगे महिलाओं का बोलबाला है। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो विज्ञापक वगैरह हैं या निर्माता हैं इनके लिए आवश्यक हो गया कि महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या महसूस करती हैं, और उन पर ध्यान दिया जाए। और कहीं ना कहीं इन विज्ञापनों ने महिलाओं की सोच डेवलप करने में भी एक अहम भूमिका निभाई है कि भाई महिलाएं भी स्वतंत्र हैं, महिलाएं किसी के दबाव में नहीं हैं।
एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ये एग्जाम्पल दिया गया है खेल कूद के इतिहास का, कि कहीं ना कहीं खेल कूद जो होते हैं हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति करते हैं, खेल कूद के माध्यम से हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं उजागर होती है। तो यहाँ पर क्रिकेट के बारे में आपको पढ़ा होगा, क्लास 9th में अंतिम चैप्टर है, मैंने पढ़ाया है, तो क्रिकेट का इतिहास मैंने वहाँ पूरा बताया है। तो वहाँ देखेंगे क्रिकेट जो था वो ब्रिटिश राजशाही के वर्ग का एक शौक था शुरुआत में, और यहाँ पर ये ब्रिटेन के माध्यम से यहाँ के जो भी जो हैं इसके माध्यम से जो इनके उपनिवेश बने हुए थे उन सभी उपनिवेशों में ये खेल पहुँचा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही ये खेल भारत में आया है और भारत से बाहर इसने अपनी जड़ें जमाई हैं, हर जगह ये अधिकतर राष्ट्रीय अथवा प्रजातीयता का गर्व का प्रतीक बन गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब राष्ट्रीयता या प्रजातीयता का गर्व बन गया, यानी आपने देखा होगा जब भारत पाक का मैच होता है तो लोगों के लिए बड़ा इज्जत का सवाल हो जाता है कि भाई अब तो मैच जीतना ही चाहिए, पाकिस्तान जैसे छोटे से देश से हारना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा इंग्लैंड से जब होता है, चाहे बेशक उस समय भी तमाम मैच होते थे, तो उस समय भी देखा होगा आपने कि इंग्लैंड को कई बार पटकनी दी है हमारी भारतीय टीम ने। तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं गर्व का विषय है। ऐसे ही इंग्लैंड का जो उपनिवेश रहा था, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया की प्रतियोगिता सामाजिक अधीनस्थ उपनिवेश, यानी अधीनस्थ का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कभी उपनिवेश रहा था, तो इसका शासन के केंद्र में प्रभावशाली उच्च वर्ग के प्रति रोष दर्शाता है, ये बताया गया है। इसी तरह से आपकी 1970 में या 80 में जो पूरी दुनिया पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है, इसका वर्चस्व भी औपनिवेशिक व्यक्तियों के प्रजाति गर्व को दिखाता है। वहीं भारत के द्वारा क्रिकेट में इंग्लैंड को हराना हमेशा से कुछ खास रहा है, विशेषता से जो स्वाधीनता पूर्व है। स्वाधीनता पूर्व का मतलब क्या है, स्वतंत्रता से पहले भी हमारे कुछ मैच हुए हैं इंग्लैंड के साथ जहां पर हमने इंग्लैंड को पटकनी दी है। तो कहीं ना कहीं हमारा इससे मनोबल बढ़ा है, कहीं ना कहीं हमारा जो है इससे जो है हौसला बढ़ा है, और कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का ये पार्ट बन गया है। खेल जो है कल्चर का पार्ट बन गया है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस खेल में हार होगी हमारी, तो हमारी संस्कृति की हार भी होगी। तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी देते हैं, आपने देखा होगा, खुद महसूस किया होगा। और अगर हम दूसरे स्तर पर बात करें तो क्रिकेट ने आज के समय में एक व्यावसायिक रूप भी लिया है। बहुत सारे स्पॉन्सर, बहुत सारी कंपनियां जो हैं इस फील्ड में एंटर कर चुकी हैं और लगातार इस फील्ड को आगे ले जाने की ओर उन्मुख हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे आपने जितने भी ऊपर सिद्धांत थे पांचों की चर्चा कर ली है। यहाँ पर आपने ये पाया कि कोई भी एक सिद्धांत जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, सभी का मिला जुला स्वरूप है, तभी हमारे समाज में परिवर्तन आता है। इस सामाजिक परिवर्तन के कारक आंतरिक या बाह्य हो सकते हैं, या सोची समझी क्रिया या आकस्मिक कारकों के परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर जो आपने जो कारक पढ़े हैं, पांचों कारक, तो पांचों कारकों के बिना आपने देखा होगा कि समाज बदल नहीं सकता, कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है, सभी कारक कहीं ना कहीं घुमा फिराकर जिम्मेदार हैं। इसी वजह से हमारे समाज में परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। तो ऐसे करके आपका जो पार्ट 1 है ये कवर हो गया है, यानी हमने यहाँ पर आज वीडियो का पार्ट 1 कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, तो तब तक आप बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। और हाँ, आपको बताना मैं भूल गया, आपकी जो पॉलिटी वाली वीडियो है, क्लास 9th की जो पॉलिटी MCQ वाली वीडियो आ रही है, उस वीडियो में आप में से कुछ अभ्यर्थियों के मुझे कमेंट मिले थे। कमेंट ये मिले थे कि सर 9th 10th वाली जो किताबें हैं पॉलिटी वाली, उसमें नीचे ही यानी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, MCQ के रूप में अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप लोग वो श्रृंखला भी शामिल कर लें। तो हमारी टीम ने जो है जो आपके पिछले अध्याय जैसे चैप्टर 1 में मैं करवा चुका हूं, और अब चैप्टर 2 आएगा, तो हमने ये सोचा कि भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से वो तो बना ही लेते हैं, इसके बाद आपके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी यहाँ पर एडिटेड जो जैसे आपके प्रश्न किताब में दिए हुए हैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पर आपको सॉल्व भी करवा दिए जाएं, ताकि आप जो है आपकी समझ उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से विकसित हो जाए। तो आप परेशान ना हो। अब अगला लेक्चर जो होगा आपका वो पॉलिटी का ही आएगा, यानी क्लास 9th की जो पॉलिटी MCQ के वीडियो है वही वाला लेक्चर आपको अगला वाला लेक्चर मिलेगा। तो आप लोग परेशान ना हो, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।